हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जिसका नाम है एनकेएस लर्निंग कैंपस। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अब बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं आपकी एजुकेटर वसुधा आपके लिए टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए इकोसिस्टम के क्वेश्चंस। इसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और इसके और भी 2-3 पार्ट्स आएंगे। मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ में इसके ज़रूर से पार्ट आएंगे, ठीक है। तो मेरे साथ हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं साथ में इकोसिस्टम। और हाँ बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मंडे से मेरी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग जुड़िएगा, मुझसे लाइव कनेक्ट करिएगा और हम लोग साथ में बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर भी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैच आइटम्स इज कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम 2। ठीक है, इस कॉलम 1 में और इस कॉलम 2 में हमें मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन कौन सा कॉलम में कि कॉलम 1 के कौन से ऑप्शन कॉलम 2 से मैच कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोग इससे थोड़ा सा एक टॉपिक जान लेते हैं, थोड़ा सा क्लियरिटी पा लेते हैं, जिससे हमें इस क्वेश्चन को क्लियर करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है, जो आपकी सॉइल की लेयर होती है, तो आपकी अर्थ की लेयर होती है ना, वो किस पार्ट में होती है? एक होती है आपकी 1 2 3 4 5 6 7। आपकी होती है O1, एक आपकी होती O2, एक आपकी होती A1, एक आपकी होती A2, एक आपकी होती है B, एक आपकी होती है C, आपकी D। तो सबसे जो ऊपरी लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं O1। नॉर्मली क्वेश्चंस में O दे देता है, A दे देता है, ऐसे स्पेसिफिकली A1 और A2 करके नहीं देता है, पर अगर देगा तो आपको पता होना चाहिए कि O1 हमेशा O2 से ऊपर होगा, A1 ऐसे होगा, ऐसे ऐसे इसकी सीरीज होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, मैच आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज ऑफ कॉलम 2। तो O ऑरिजिन है, ठीक है, O A ऑरिजिन, B ऑरिजिन और C ऑरिजिन। तो जो O ऑरिजिन है उसका है सरफेस लेयर ऑफ ऑर्गेनिजम्स वाटर, जो ऊपर की लेयर है, ठीक है, जो लेयर है, ठीक। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर आपका आया है A ऑरिजिन, अपर मोस्ट सॉइल कॉल्ड टॉप सॉइल। तो जो A ऑरिजिन होता है वो अपर मोस्ट सॉइल होती है, उसको हम लोग टॉप सॉइल कहते हैं। जो B ऑरिजिन होता है, A ऑरिजिन के नीचे प्रेजेंट होता है B ऑरिजिन, इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं सब सॉइल। उसके बाद होता है C ऑरिजिन, इसको हम लोग कहते हैं इररेगुलर रॉक फ्रेगमेंट्स। होता कैसे है बच्चों, देखिए, जो D होता है, डी वाला होता है और जो सी वाला होता है। तो डी वाले में क्या होते हैं, बड़े बड़े से रॉक्स होते हैं, और उससे पहले होते क्या है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि सी में पड़े होते हैं। उसके बाद वो मिल के बड़े बड़े रॉक बनाते हैं डी में। तो जो सी वाली लेयर होती है उसमें क्या होते हैं, आपके रॉक फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें इररेगुलर रॉक फ्रेगमेंट भी इसका सही आंसर है। तो ऑल इसमें क्या हुआ कि इसमें ए बी सी डी जो मैच हुए हैं, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपना चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, प्लांट ग्रोइंग इन एसिडिक सॉइल इज कॉल्ड। ठीक है, जो भी प्लांट जो होता है जो कि एसिडिक सॉइल में, ऐसी सॉइल में जिसका पीएच बहुत कम है, लाइक पीएच जिसका 7 से कम है, उस मीडियम को लोग एसिडिक मीडियम कहते हैं। तो ऐसे मीडियम की जो सॉइल में कौन सा प्लांट ग्रो करता है? तो देखिए, क्रायोफाइट्स क्या होते हैं, क्रायोफाइट्स वो होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं जो कि कोल्ड सॉइल में, अपना ग्रो करते हैं। ठीक, फिर आया आपका पैस्मोफाइट्स। पैस्मोफाइट्स वो होते हैं जो आपके सैंड सॉइल होते हैं, जो आपके सैंड में, आपके जो ऐसे प्लांट जो सैंडी सॉइल में ग्रो करते हैं, जो सैंडी सॉइल में ग्रो कर रहे हैं, वो आपके हो जाते हैं पैस्मोफाइट्स। ओक्सैलोफाइट्स वो होते हैं जो आपके एसिड सॉइल में
ग्रो करते हैं। आपका हो गया एसिडिक सॉइल। और हेलोफाइट्स क्या होते हैं? हेलोफाइट्स वो होते हैं जो आपके किसमें, सलाइन सॉइल में जो कि ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? प्लांट ग्रोइंग इन एसिडिक सॉइल इज कॉल्ड ज़ैलोफाइट्स, क्योंकि ज़ैलोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि एसिडिक सॉइल में ग्रो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हुए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन शोज। चलिए ठीक है, थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है ये। जो ग्रोथ होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो माना जाता है कि दो तरीके की ग्रोथ पाई जाती है। ग्रोथ, देखिए जो ग्रोथ होती है माना जाता है कि वो दो टाइप से होती है। ठीक, पहला होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और एक आपका होता है लॉजिस्टिक। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वो ग्रोथ होती है जिसमें आपके लिए जो रिसोर्सेज दी जा रही हैं वो अनलिमिटेड है। मतलब अनलिमिटेड फूड, अनलिमिटेड वाटर, अनलिमिटेड आपके लिए लैंड है, हैबिटेट है, सब कुछ है, जिसमें इंसान को कभी कोई चीज़ की कमी महसूस ना हो। इतना ज़्यादा है कि आप आराम से उस चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं बिना उस सोच के कि ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे वो सिचुएशन जो है अनलिमिटेड है। ठीक है, उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जिसमें अनलिमिटेड आपकी रिसोर्सेस हैं। ठीक, लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होती है? जिसमें लिमिटेड ग्रोथ होती है, लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। जैसे होता क्या है, जब जब आपकी धरती मतलब बनी थी, ठीक है, तब स्टार्टिंग में क्या था, लोग कम थे, जगह बहुत ज़्यादा थी, खाने के लिए जो फूड वगैरह था, फूड था, वाटर था, वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल था। ठीक है, तो लोग उसको कंज्यूम करते रहे। हुआ क्या, जब उनको ये लगा कि यार ये है अनलिमिटेडली आ ही रहा है, तो धीमे धीमे क्या हुई, पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, क्योंकि उनको लगा, उन्हें कभी ये था ही नहीं कि ये अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, अगर हम और अपनी जनरेशन बढ़ाएंगे तो ये चीज़ें कम भी हो सकती हैं, क्योंकि उनके दिमाग में क्या था कि हाँ चीज़ें अनलिमिटेड आ रही हैं, तो फिर वो लोग इसको यूज करते गए। देन पॉपुलेशन ग्रो करती गई, पॉपुलेशन ग्रो करते एक पॉइंट ऐसा आ गया कि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अब फूड के लिए, हैबिटेट के लिए, आपके वाटर के लिए, सब चीज़ के लिए, आपके लिए कंपटीशन कितना ज़्यादा हो गया। जैसे अब आप लोग एग्जाम देने बैठते हैं तो आप लोग देखते हैं ना कि पहले के ज़माने में एग्जाम्स की और आज के ज़माने में नौकरी पाना कितना मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि क्या हो गया, आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो वही होता है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आपके आते हैं अनलिमिटेड रिसोर्सेज, इतने रिसोर्सेज हो जाते हैं कि इंसान को रिसोर्सेज की कमी ही महसूस नहीं होती है। तो हम लोग उसमें क्या बनाते हैं, उसमें बनता है आपका जे शेप्ड कर्व। मतलब अगर कोई पॉपुलेशन स्टार्ट हुई है तो वो स्टार्ट होती ही रहती है, होती ही, उसका कोई एंड नहीं है। अगर कोई पॉपुलेशन है उसका कोई एंड नहीं है, वो इंक्रीज करती ही जा रही है। और लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है आपका, एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे चीज़ें आपकी रुकने लगती हैं। पहले तो स्टार्टिंग में बहुत इंक्रीज करती है ग्रोथ, देन एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे वो रुक जाती है। तो ये एस शेप्ड कर्व बनाती है, इसको हम लोग सिग्मॉइड कर्व कहते हैं, और ये बनाती है आपका जे शेप्ड कर्व। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल कर्व क्या बनाती है, जे शेप्ड कर्व। और आपकी ये बनाती है एस शेप्ड कर्व। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन शोज सिग्मोइडिक कर्व। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप लोग प्लीज कमेंट करिए और पूछिए कि मुझे मैम ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, मैं जरूर आप लोगों के आंसर दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है phenotypic variants formed in a population due to change in environment are called। phenotypic variants मतलब आपका क्या है कि
फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है? जब आपके जीन लेवल की बात होती है, आपके जीन कितने प्रेजेंट है, कौन से जीन है, वो जब प्रेजेंट होते हैं तो जेनिक लेवल पे जब बात होती है तो जीनोटाइप कहते हैं। और फिनोटाइप क्या होता है? जब आपके एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात हो रही है कि हमारे मुंह कैसा है, नाक कैसी है, हाथ कैसा है, हम किससे सिमिलर दिख रहे हैं, हमारे फीचर किससे मिल रहे हैं, वो आपका होता है फिनोटिपिक वेरिएंट्स। ठीक है, तो आपका होता क्या है, इकोफिन्स में क्या होता है आपका, और आपका इकोटाइप और आपका इसमें और शियोफाइट्स में और हीलियोफाइट्स में। तो इकोफिन्स में क्या होता है, इकोफिन्स में आपका होता है टाइप सिमिलर एंड इकोटाइप इज सिमिलर। ठीक, इकोटाइप में क्या होता है आपका, जीनोटाइप होता है एंड फिनोटाइप इज सिमिलर। ठीक, शियोफाइट्स क्या होते हैं, शियोफाइट्स वो आपके ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत ही शैडो एरिया में ग्रो करते हैं। ठीक है, प्लांट्स ग्रो बेस्ट शैडो। और हीलियोफाइट उसी का उल्टा होता है कि प्लांट्स ग्रो बेस्ट, बेस्ट किसमें ग्रो करते हैं, एट हाई सन लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, तो आपका इकोफिन्स क्या होते हैं, इकोफिन्स वो होते हैं जिसमें आपका फिनोटाइप जो होता है सिमिलर होते हैं, जिसमें जो इसके प्लांट्स होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं, पर अगर उसके जीन लेवल पे देखेंगे तो जेनेटिक लेवल पे वो डिसिमिलर होते हैं। इकोटाइप्स क्या होते हैं, इकोटाइप्स वो होते हैं जिसके जीनोटाइप जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, पर फिनोटाइपिकली अगर आप उसको देखिए सामने से एक जैसे नहीं लगते हैं। शियोफाइट्स क्या होते हैं, शियोफाइट्स वो होते हैं जो प्लांट्स बहुत को शैडो मिल जाती है, छांव मिलती है, तब वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। और हीलियोफाइट्स वो होते हैं जिनको बहुत ही अच्छी कड़क सनरेज चाहिए ग्रो करने के लिए, वो होते हैं हीलियोफाइट्स। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, फिनोटाइपिक वेरिएंट्स formed in a population due to the change in the environment are called। तो यहाँ पे फिनोटाइप किसका डिफरेंट होता है, इकोटाइप्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली इकोसिस्टम विच इज नॉट ड्रिवन बाय सोलर एनर्जी। ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है जो सोलर एनर्जी से नहीं चलता है और बाकी कौन से चलते हैं? सिर्फ एक ही ऐसा आपका इकोसिस्टम है जो कि सोलर एनर्जी से नहीं चलता है, बाकी सब सोलर एनर्जी से चलते हैं। तो कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जो सोलर एनर्जी से नहीं चलता है? वो होता है आपका हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम, क्योंकि ये चलता है आपके बायो केमिकल एनर्जी से। ये इकलौता ऐसा इकोसिस्टम है जो कि सोलर एनर्जी चल के बायो जियो केमिकल एनर्जी से चलता है। बाकी कोरल रीफ इकोसिस्टम हो गया, वेटलैंड इकोसिस्टम हो गया, मैंग्रोव इकोसिस्टम हो गया, ये सब आपके सोलर एनर्जी इकोसिस्टम ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंडेमिक स्पीशीज इज द वन। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट क्लास देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि एंडेमिक और एपिडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक क्या होता है। तो एंडेमिक मैंने आपको बताया था, एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं जो कि बहुत ही लोकल एरिया में होते हैं। जैसे कोई कंट्री का कोई सिटी है और सिटी में भी कोई पर्टिकुलर आपके एरिया है, अगर उस एरिया की बात करेंगे, उस एरिया की जो पॉपुलेशन की बात करेंगे, वो आ जाती है आपकी एंडेमिक। और अगर आपकी उस कंट्री के सिटी की बात करेंगे तो वो हो जाती है आपकी एपिडेमिक। और पूरी कंट्री की बात करेंगे या फिर पूरे वर्ल्ड की, हाफ ऑफ द वर्ल्ड या मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करेंगे तो हम लोग उसमें पेंडेमिक की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया आता है, बहुत ही छोटा सा एरिया हो जाता है एंडेमिक स्पीशीज में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू अ न्यू जियोग्राफिक एरिया। ये गलत है, ये जियोग्राफिक लिखा है,
दैट इज फाउंड इन मेनी डिफरेंट जियोग्राफिक एरियाज, मैनी नहीं होता है। दैट इज फाउंड ओनली ऑन आइलैंड्स, आइलैंड्स नहीं होता है। फिर दैट इज फाउंड नेचुरली इन जस्ट, ये थोड़ा सा छुप रहा है, इन जस्ट वन जियोग्राफिक एरिया, इस यहाँ पे है वन, मैं यहाँ ऊपर लिख दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, वन जियोग्राफिक एरिया। इसका सही आंसर हो गया दैट इज फाउंड इन वन जियोग्राफिक एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग 10% लॉ। देखिए 10% लॉ क्या कहता है, 10% लॉ दिया था लिंडमैन ने। इन्होंने इसमें यह बताया था कि जो भी ट्रॉपिक लेवल होते हैं, ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट, प्लांट ने क्या किया, खाना बनाया, ठीक, और वो खाना बनने के बाद हम लोग कौन उसको खाता है, कंज्यूमर उसको खाते हैं। कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर होता है, फिर लास्ट में आते हैं डिकम्पोजर्स। तो ये आपका ट्रॉपिक लेवल होता है कि कौन किसको पहले खा रहा है। तो पहले प्रोड्यूसर खाना बनाते हैं, देन प्रोड्यूसर के बाद उसको खाता कौन है, कंज्यूमर, और फिर कंज्यूमर को कौन खाता है, डिकम्पोजर। तो ये आपका हो गया ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल कैसे होता है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, देन आपके आते हैं फिर आपका, देखिए मैं लिख देती हूँ, प्रोड्यूसर, फिर उसमें आपके आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आपके आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आपके आते हैं टर्शरी कंज्यूमर। फिर आते हैं आपके डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या करते हैं, डिकम्पोजर वो होते हैं जो उस चीज को खत्म कर देते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो पहले आते हैं प्रोड्यूसर, फिर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी, फिर आप आते हैं डिकम्पोजर। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है ट्रॉपिक लेवल, ठीक। तो होता क्या है, ट्रॉपिक लेवल जब भी होता है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे सक्सेसिवली ये ट्रॉपिक लेवल चलता रहता है। तो होता क्या है कि जब भी प्रोड्यूसर है, जब भी ट्रॉपिक लेवल स्टार्ट होगा वो हमेशा प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होगा। ट्रॉपिक लेवल ऑलवेज स्टार्ट विथ प्रोड्यूसर, ठीक। हमेशा जब प्रोड्यूसर खाना बनाता है, अपनी जितनी भी एनर्जी बनाता है, ठीक है, बेसिकली बना के एनर्जी बना रहा है, तो एनर्जी से मान लीजिए इसने 1000 किलो कैलोरी बनाई, ठीक, इसने अपनी एनर्जी बनाई 1000 किलो कैलोरी। तो ये जब भी पास करेगा, ये इसको जब भी प्राइमरी कंज्यूमर जब भी इसको कंज्यूम करेगा, ये हमेशा 10% ही उसको भेजेगा। तो 1000 का 10% कितना हुआ, 100। ये क्या किया इसने इसको 10% एनर्जी ही भेजी, बाकी की जो 90% एनर्जी थी, जो 90% एनर्जी बची, वो क्या की, वो प्लांट ने खुद यूज करी। भाई उसने भी तो रेस्पायरेशन किया है, फोटोसिंथेसिस की है, ट्रांसपिरेशन किया, उसको भी तो एनर्जी चाहिए ना। तो अपना जो भी काम उसने किया है वो बच्चे में 90% से किया है, उसने जो ट्रांसफर किया है वो किया है 10%। जब भी एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, हमेशा वो 10% ही पास ऑन होती है। अब जैसे 100 किलो कैलोरी प्राइमरी कंज्यूमर के पास गई, अब सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितनी जाएगी, जैसी बात है 10 का हो जाएगा, इसके पास कितनी जाएगी, इसके पास कितनी जाएगी, 2.1 किलो कैलोरी। तो हमेशा क्या होता है, 10% ही पास ऑन होती है, बाकी की 90% जो होती है, जो पास ऑन कर रहा है वो कंज्यूम कर लेता है अपने बॉडी फंक्शंस के लिए। क्लियर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रिगार्डिंग 10% लॉ, दिस लॉ वाज पुट फॉरवर्ड बाय लिंडमैन इन 1942। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ये लिंडमैन ने ही दिया था। फिर दूसरा आता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अदर one, only 10% is stored at the higher tropic level and remaining 90% is lost in respiration, decomposition, waste in the form of heat.
ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बोथ ए एंड बी इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए, तो स्टूडेंट्स मेरी ऐसे ही क्लासेस और आती रहेंगी, और मंडे से मेरी लाइव क्लास शुरू हो रही है। मेरी लाइव क्लास शुरू होगी शार्प एट 1 PM, ठीक है। तो आप प्लीज़ मेरी लाइव क्लास में जुड़िएगा, और हम लोग लाइव कनेक्ट करेंगे, बातें करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ससेप्टिबिलिटी टू एक्सटेंशन इज ड्यू टू, मतलब एक्सटेंशन जो होता है, कोई भी चीज़ कोई एक्सटेंट अगर हो रही है, एक्सटेंशन के उस पे लेवल पे आ रही है, तो वो क्यों आ रही है, उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। एक तो उसकी जो बॉडी है वो लार्ज होनी चाहिए, वो एकदम दूर से दिखनी चाहिए, ठीक। फिर स्मॉल पॉपुलेशन, कम पॉपुलेशन होगी तब वो जल्दी एक्सटेंट हो जाएगी, क्योंकि फिर उसकी जनरेशन बढ़ाने के लिए कोई नहीं होगा। और फिर हायर ट्रॉपिक लेवल, सबसे ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल, सपोज मान लीजिए आपका डिकम्पोजर हो गया, आपका टर्शियरी लेवल हो गया, कोई भी एकदम हायर ट्रॉपिक लेवल पे हो, क्योंकि जितना हायर ट्रॉपिक लेवल पे होगी उतना उसके पास रिसोर्सेज कम होंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर, इसका सही आंसर, ये तो बहुत ही रट्टाफिकेशन वाला है, इसका आंसर 2002। चलिए, एक्स सीटू कंजर्वेशन इंक्लूड्स, पहले जान लेते हैं एक्स सीटू और इन सीटू क्या होता है, ठीक है। जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एक होता है, ठीक है। इन सीटू का मतलब होता है ऑन साइट, और एक्स सीटू का होता है ऑफ साइट। मतलब जैसे कोई चीज़ है, ठीक है, वो जहाँ पाई जा रही है आप उसको वहीं पे ही कंजर्व करके रख सकते हो, आप उसको उठा के कहीं और लेके नहीं जा रहे हो, जहाँ वो पड़ी है, जहाँ वो उसकी ओरिजिन हुई है वो वहीं पे ही रहेगी, और उसकी जो कंजर्वेशन होगी वो वहीं पे होगी। जैसे नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, जो नेशनल पार्क्स वगैरह होते हैं, आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह होती हैं, आपकी स्केट ग्रुप्स वगैरह होते हैं, वो सब क्या है आपके लिए, वो उसकी वही ओरिजिन है, और आप उसकी जब कंजर्वेशन कर रहे हो तो वही कर रहे हो, आप उसको उठा के लैब में ला के या फिर आप उसको कहीं पे दूसरी जगह कंजर्व नहीं कर रहे हो। उसमें आते हैं आपके इन सीटू कंजर्वेशन, जैसे आपके हो जाते हैं नेशनल पार्क्स, हॉटस्पॉट्स, और क्या हो जाता है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और क्या हो गया आपका स्केट, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये सब आपके हो जाते हैं इन सीटू कंजर्वेशन में। बाकी आपके एक्स सीटू कंजर्वेशन में वो सब चीज़ें आती हैं जिसको आप लैब में वर्क करते हो, या फिर आप उसे कहीं और ले जा रहे हो, जैसे जू वगैरह होते हैं, वो हो गई आपके। जैसे एक्वेरियम होता है जो आप में फिश वगैरह आप एक ग्लास के उसमें आप कंटेन करते हो, वो आपके एक सीटू कंजर्वेशन में आ गई। आपके हर्बेरियम फाइल जो आप लोग कॉलेज में वगैरह बनवाई जाती है, बाकी जो हर्बेरियम जो बेसिक जो मेन हर्बेरियम होता है वो आपके एक सीटू कंजर्वेशन में आते हैं। आपके बोटानिकल गार्डन्स जो होते हैं, जो आपके जूलॉजिकल पार्क वगैरह होते हैं, वो सब किस में आते हैं, आपके सब एक सीटू कंजर्वेशन में ही आते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स सीटू कंजर्वेशन इंक्लूड्स, तो अभी मैंने बताया जैसे आपके जूलॉजिकल पार्क्स हो गए, पॉलन बैंक्स वगैरह हो गया, ठीक है, जीन बैंक्स, टिश्यू कल्चर, सब आप लोग लैब में इसको प्रैक्टिस करते हैं, बोटानिकल गार्डन हो गया, तो ये सारे ही ऑप्शंस इसके सही हैं। तो इसमें ए बी सी डी कहाँ दिया हुआ है, इसमें दिया है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
A historic convention on the biological diversity held in Rio de Janeiro in 1992 is known as, ये इसका सही आंसर है, दी अर्थ समिट, जो कि हुआ था 3 to 14 जून 1992। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्राइमरी सक्सेशन इन रॉक्स। देखिए दो तरीके के सक्सेशंस होते हैं, दो तरीके के सक्सेशंस होते हैं। एक आपका सक्सेशन होता है वाटर, एक आपका सक्सेशन होता है बेयर लैंड पे। ठीक, एक आपका होता है वाटर में और एक आपका होता है जैसे रॉक हो गई, डेजर्ट हो गया, जो कि बेयर लैंड है। ठीक है, एकदम खाली चट्टान। जो वाटर का सक्सेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रो, और जो रॉक और डेजर्ट का सक्सेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं जीरो। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर रॉक के सक्सेशन की बात हो रही है, तो इसमें रॉक के सक्सेशन का सही आंसर क्या होगा कि पहले लाइकेंस आते हैं, फिर स्मॉल ब्रायोफाइट्स आते हैं, फिर हर्ब्स आते हैं, फिर श्रब्स आते हैं, फिर ट्रीज आती है, देन फॉरेस्ट आते हैं। इसमें इसका ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका हो गया ये लाइकेंस हो गए, स्मॉल ब्रायोफाइट्स, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज एंड देन फॉरेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कोर जोन, बफर जोन एंड मैनिपुलेशन जोन आर फाउंड इन। देखिए 3 जोन होते हैं। ठीक है, पहला वाला होता है मैनिपुलेशन जोन, दूसरा वाला आपका बीच वाला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं बफर जोन, और फिर होता है कोर जोन जहाँ पे कोई का आना अलाउड नहीं होता है। ये किसका है, ये आपका बायोस्फीयर का है। का सही आंसर हो गया बायोस्फीयर। फिर आया बायोमैग्निफिकेशन हाईएस्ट इन। बायोमैग्निफिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है बायो एम्प्लीफिकेशन। बायो एम्प्लीफिकेशन मतलब कोई चीज बढ़ती जा रही है। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है जब एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पे सक्सेसिवली आपकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज करती जा रही है। जैसे जैसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, कंज्यूमर से डिकम्पोजर तक, मतलब जब वो से एक जैसे कंज्यूमर प्रोड्यूसर को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, देन डिकम्पोजर दोनों को कंज्यूम कर रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, धीमे धीमे प्रोड्यूसर से डिकम्पोजर तक टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है, डेथ्स बढ़ती जा रही हैं, डिजीजेस फैलती जा रही है। मतलब जितना भी कंटामिनेशन है एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल तक बढ़ता जा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। अब एक आपका वर्ड होता है बायो एक्यूमुलेशन, एक होता है बायो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जिसमें पर्टिकुलरली एक ही टॉपिक लेवल में टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है कि इतनी हो रही है कि वो खत्म होने पे आ जाएगी, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक लेवल तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा ना। ठीक, तो ये होता है आपका बायो एक्यूमुलेशन। दोनों में अंतर समझ में आ गया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बायोमैग्निफिकेशन अगर सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी तो टॉपिक जो एकदम हायर टॉपिक लेवल होगा, लोअर से हायर लेवल तक टॉपिक लेवल जो होता है, तो बायोमैग्निफिकेशन लोअर से हायर से बढ़ती जाती है। लोअर से जब तक हायर में पहुंचती है तो बायोमैग्निफिकेशन भी हायर में जाके सबसे ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। ठीक, इसका सही आंसर है टर्शरी कंज्यूमर। आपका क्वेश्चन है साउंड बिकम्स अ हजार्डस नॉइज पोल्यूशन इफ इट्स लेवल एक्सीड्स। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन को अगर नॉइज को हम लोग किस में मेजर करते हैं, डेसिबल में मेजर करते हैं। डेसिबल में मेजर करते हैं। अगर साउंड एक हजार्डस साउंड मतलब क्या होती है, हजार्डस नॉइज बन जाती है, बहुत ही हार्मफुल नॉइज बन जाती है, नॉइज पोल्यूशन बन जाती है अगर उसका लेवल 80 dB से बढ़ जाता है।
तो ठीक, चलिए। What is the major cause of desertification? मतलब जो डिसर्टिफिकेशन हो रहा है, जो एकदम से सूखा पड़ता जा रहा है, उसका मेजर कॉज क्या है? अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है जो रूरल एरिया से जो अर्बन एरियाज बढ़ते जा रहे हैं, जो गांव वगैरह से जो सिटीज वगैरह बढ़ती जा रही हैं, बनती जा रही हैं, एरिया सारे होते जा रहे हैं, उसकी तादाद बढ़ती जा रही है, उसको हम लोग कहते हैं अर्बनाइजेशन। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसमें हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो गैसेस होती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर रही है, वो आपकी होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। सेकेंड, एक आपका होता है एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो इफेक्ट क्या होता है? एल नीनो इफेक्ट मतलब जब अचानक से ऑल ऑफ द सडन जब जो वाटर बॉडी होती है उसका सरफेस एकदम से हीट अप कर जाता है, राइज इन टेम्परेचर हो जाता है एकदम से, ठीक है, राइज इन टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ वाटर बॉडी, तो हम लोग कहते हैं एल नीनो इफेक्ट। और इसमें जब इसका सही, तो इसका क्या सही आंसर है? जो डिसर्टिफिकेशन का मेजर कॉज है वो आपका अर्बनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि सिटीज बनती जा रही हैं और डिसर्टिफिकेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक, टू इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट्स इन इंडिया आर। दो इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट्स, पहले बताइए हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? हॉटस्पॉट्स किसने दिया था? हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट बाय नॉर्मैन नॉर्मैन मेयर्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इसमें इन्होंने क्या बताया था? हॉटस्पॉट में क्या क्या कैरेक्टर्स आते हैं? कैरेक्टर्स क्या क्या आते हैं हॉटस्पॉट में? हाई एयर बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये अप्लाई होता है एंडेमिक स्पीशीज पे ही, एंडेमिक स्पीशीज पे अप्लाई होता है और इंडेंजर्ड स्पीशीज पे। ठीक, ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर देखें, ऑल ओवर वर्ल्ड में 35 हॉटस्पॉट्स हैं और अगर इंडिया में देखें तो 4 हॉटस्पॉट्स हैं। इंडिया में देखें तो हमारे 4 हॉटस्पॉट्स हैं। तो उसमें से 4 हॉटस्पॉट्स में से एक हॉटस्पॉट का नाम है संडालैंड, फिर है आपका इंडो बुर्मा रीजन, ठीक, और एक है आपका ईस्टर्न हिमालयाज और एक है आपका वेस्टर्न घाट्स। तो इसमें ईस्टर्न हिमालयाज कहाँ दिया है? ईस्टर्न हिमालयाज, ठीक, और साथ में वेस्टर्न घाट्स। उसका सही आंसर क्या हो गया? ये। और अगर आपका संडालैंड और इंडो बुर्मा रीजन भी दिया होता तो ये चारों ऑप्शन सही होते। What is true about the zoom cultivation? zoom cultivation के लिए क्या क्या बातें सही हैं? इसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, इसको इवन हम लोग स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। मेनली प्रैक्टिस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ द इंडिया। ये तीनों ही बातें जूम कल्टीवेशन के लिए सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। अब विच टाइप ऑफ द वाटर डज नॉट कम्स अंडर इकार्ड? ठीक है, इसका मतलब है हम लोग सॉइल वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, सॉइल वाटर की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी किससे करते हैं? सॉइल वाटर की स्टडी हम लोग किससे करते हैं? किससे हम लोग मेजर करते हैं? सॉइल वाटर को हम लोग मेजर करते हैं, नॉट स्टडी, मेजर, मेजर्ड। किससे मेजर करते हैं? टेंसिनोमीटर से।
ठीक है। ओवरऑल अगर सॉइल वाटर की बात करें, अगर ओवरऑल सॉइल वाटर की बात करेंगे तो स्टडी ऑफ सॉइल वाटर, ओ ठीक है, तो जो टोटल सॉइल वाटर होता है वो कहलाता है हार्ड। ठीक, और ये भी दो टाइप का होता है। ठीक, एक होता है क्रिसार्ड, एक होता है इकार्ड। क्रिसार्ड में अवेलेबल वाटर फॉर प्लांट्स के लिए जो भी अवेलेबल वाटर होता है वो आता है आपका क्रिसार्ड में, और इकार्ड में आता है आपका नॉन अवेलेबल वाटर। और अवेलेबल वाटर जो भी क्रिसार्ड का होता है सिर्फ एक होता है, ओनली कैपिलरी वाटर। सिर्फ कैपिलरी वाटर होता है जो कि प्लांट के लिए अवेलेबल होता है, बाकी कोई भी वाटर नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या हो गया? डज नॉट कम अंडर अकार्ड। तो सिर्फ कैपिलरी वाटर है जो कि आपके क्रिसार्ड में आते हैं, बाकी सब आपके इकार्ड में आते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे और मंडे को हम आपसे लाइव मिलेंगे। तो प्लीज़ जुड़िएगा मंडे को 1 बजे लाइव, और हम लोग लाइव कनेक्ट करके बहुत सारी बातें और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, मॉनेटरी प्रोटोकॉल एम्स एट। ठीक है, देखिए दो तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है आपका क्योटो प्रोटोकॉल, एक होता है क्योटो प्रोटोकॉल, एक होता है मॉनेट्रल क्योटो प्रोटोकॉल में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे रिड्यूस कर सके ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को। ग्रीन हाउस गैस, जो भी ग्रीन हाउस गैसेस मतलब जो वो गैसेस हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट करती हैं, उन गैसेस को कैसे हम लोग रिड्यूस कर सके, उन गैसेस के एमिशन को कैसे रिड्यूस कर सके, वो हम लोग पढ़ते हैं क्योटो प्रोटोकॉल में। और मॉनेटरी प्रोटोकॉल में यूज करते हैं कि ओजोन डिप्लीशन को कैसे रिड्यूस कर सकें, कैसे ओजोन डिप्लीशन को कर सके, रोक सकें हम लोग, ये पढ़ते हैं आपके मॉनेटरी प्रोटोकॉल में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है मॉनेटरी प्रोटोकॉल एम्स एट तो कंट्रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, नहीं, कहीं ना कहीं ये क्योटो प्रोटोकॉल की बात हो रही है, वाटर पोल्यूशन नहीं, बायोडाइवर्सिटी नहीं। रिडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस, कैसे ओजोन के लेयर को कैसे हम लोग डिप्लीट होने से रोक सकते हैं, हम लोग वो पढ़ते हैं, हम लोग वो एम करते हैं मॉनेटरी प्रोटोकॉल में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका रिडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस। तो स्टूडेंट्स आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी क्लासेस बहुत हेल्प दे रही होंगी, आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा होगा, आप रिवीजन आप अच्छे से कर रहे होंगे। और हम लोग मंडे को मिलेंगे अपने लाइव क्लास में, और हम लोग जुड़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस, नए नए कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ एनकेएस लर्निंग कैंपस में। थैंक यू सो मच।